Reinventing India's strategic autonomy. In 1990s, पहले तो words. What is strategic autonomy? See, autonomy is that you are able to take decisions on your own, right? And what is strategic autonomy? That you are free to choose your partners in defense, in warfare, and in other areas. ठीक है? Addressing a Southeast Asia forum last week, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar outlined India's new quest for strategic autonomy in its global economic engagement. अब जरा वर्ड्स को ध्यान दीजिए, और ये वर्ड्स वो हैं जिनको आप अपनी आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे. एड्रेसिंग अ साउथ ईस्ट एशियन फोरम लास्ट वीक, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर outlined India's new quest for strategic autonomy in its global economic engagement. यानी कि कहना यह है कि भाई अब हम जिस तरीके से वर्ल्ड के साथ इंगेज हो रहे हैं, अब हम जिस तरीके से ग्लोबली इंगेज हो रहे हैं, उस ग्लोबल एंगेजमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है कि हाउ वी विल मैनेज आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. यानी कि हम अगर यूएसए के साथ में, हम अगर ब्रिटेन के साथ में, हम अगर जापान के साथ में, जर्मनी के साथ में, अगर हम 10 प्लेयर्स के साथ में एंगेज हो रहे हैं, तो वी हैव टू इंश्योर कि हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो, हमारे इंटरेस्ट सुप्रीम रहे. कोई हमें अपनी बी टीम की तरह ट्रीट ना करे, कोई हमें इस तरह से ट्रीट ना करे कि हम जो बताएंगे वो आपको करना है, या वी वुड डिक्टेट योर डिसीजंस. कोई भी इस तरीके से हमें डील ना कर सके. यानी कि वी आर इन we are into a quest for strategic autonomy in its global economic engagement. ठीक है? यानी कि जो नया विश्व बन रहा है, जो नया ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट हो रहा है, उसमें से हम किसी के भी द्वारा लेड नहीं होंगे, हम किसी को किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी के द्वारा डोमिनेट नहीं होंगे, हमारे अपने इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, हम अपने इंटरेस्ट को ऑटोनोमस रख करके काम करेंगे. यानी कि वी विल अलाइन विद वी विल वर्क विद एवरीबडी, वी विल नॉट अलाइन विद पीपल. ठीक है? हम काम सबके साथ करेंगे, बट हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे. ठीक है ना? हम कोई हमारे इंटरेस्ट को अंडरमाइन नहीं कर पाएगा. ठीक है? ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत हो या तो बताओ. किसी को कोई समस्या यहां तक हो तो बताना. ठीक है? हाँ सुयोधन. और बस आप 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेना एक पैराग्राफ के बाद, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीजें लिखनी होती हैं. ब्रेक चल रहा है, 7 सेकंड बचे हैं. हाँ ठीक है. Strategic autonomy is a familiar idea for students of India's post-Cold War diplomacy. Jaishankar's extension of it to foreign economic policy marks an important moment in the evolution of India's international relations. बहुत 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 जरूरी चीज है. When you say strategic autonomy in India's foreign policy, it means something different. What it means is कि the way India engages with suppose USA or UK or Britain or Germany on foreign policy level, India will be autonomous in that. मतलब
भारत जो है वो यूएसए के साथ जब रिश्ते रखेगा तो उसके साथ साथ में वो रशिया के साथ भी रिलेशन रख सकता है। वो रशिया से वेपन खरीद सकता है और यूएसए से भी उसके साथ साथ में जो है वो ट्रेड और इकोनॉमी पर बातचीत कर सकता है। तो जब हम कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो विच मींस कि नोबडी विल डिक्टेट हाउ इंडिया विल फंक्शन। बट जब हम कहते हैं फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी में ऑटोनॉमी, उसका मतलब अलग है। उसका मतलब क्या है? हमने कहा कि हम चाइना पर डिपेंडेंस नहीं रखेंगे, हमने कहा हम चाइना से इंपोर्ट जीरो करेंगे। अब हमारी मर्जी है, नो बडी विल कम एंड टेल यू कि दैट यू हैव टू ट्रेड विद चाइना। वी वांट टू ट्रेड विद सोमालिया, क्या फर्क पड़ता है तुमको? वी वांट टू ट्रेड विद माली, होंडुरास। हम मर्कोसुर कंट्रीज में वो करेंगे, लैटिन अमेरिका में करेंगे, हम अफ्रीका में करेंगे, हम चाइना से नहीं करेंगे, ये हमारी मर्जी है। दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी। दैट हम कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन है हम कुछ इंपोर्ट करेंगे, लेकिन यूरोप से करेंगे, हम अफ्रीका से इंपोर्ट करेंगे, चाइना से नहीं करेंगे। हम साउथ चाइना सी से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कर लेंगे, हम चाइना से नहीं करेंगे। दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। We would decide our economic policy. If we are saying our Claricon call is कि भैया हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, ये हमारी हमारी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है और हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करने के लिए। हमको कोई नहीं बता सकता कि तुमको क्या करना है। ये बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही? लिपिका, हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन जब हमारा कोई अपेरेंट फ्रेंड, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे अगर बांग्लादेश हो गया, उसमें मतलब बांग्लादेश का जो सबसे ज्यादा मिलिट्री इम्पोर्ट है वो चाइना के साथ में करते हैं, लेकिन वो चीज हमारे लिए वरीसम हो जाती है। ये क्यों है फिर? नहीं हम समझे नहीं तुम्हारी बात। मतलब अगर चाइना, मतलब हम अपना ट्रेड एक्सपैंड करना चाहते हो, मुझे समझ आता है, लेकिन जब चाइना इतने सारे लोगों का इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वरीसम हो जाता है। मतलब एक तरह से उसके हेगेमनी के कारण तो हम उससे हमेशा कम्पीट करना चाहते हैं, मतलब हर कहीं ना कहीं हम उससे कम्पीट ही कर रहे हैं। तो वो कितना हम पहली चीज तो हम कम्पीट नहीं करना चाहते हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना चाहते हैं, व्हिच वुड बी चाइना फ्री। हम किसी से कोई कम्पीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम मोहल्ले के टीटू हैं। हम किसी से कम्पीट नहीं करते, लोग हमसे कम्पीट करते हैं। जरा सी बात होगी मारपीट हो जाएगी, झपड़ जा देंगे, ठीक है? विक्की, हाँ विक्की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर नॉट ट्राइंग to chase China. We are not trying to say we would do our things China way. No, it would be Indian way, decided by India, for India, to take India to the global platforms. It would be Indian way. बात समझ आ रही है? We are not chasing anybody. We do not want to emulate someone else. ठीक है? चाइना कोई बहुत बड़े तोप नहीं है जिनको हम वो करें। अपनी कंट्री को बंद करके और दुनिया भर के सिविल राइट्स को ऑप्रेस करके करना बहुत आसान होता है। हमारे यहाँ आके दिखाओ जहां जरा जरा सी बात में फासिस्ट हो जाते हैं लोग, ठीक है? तो वो चीज है। सुयोधन, क्या कहना चाहती हो? मैं उससे पूछ रही थी टीटू मामा कौन है? अरे ठीक है, तो is a familiar idea for students of India's Cold War diplomacy. Jayashankar's extension of it to foreign economic policy marks an important moment in the evolution of India's international relations. Yani ki the strategic autonomy is now applied in the economic policy. The strategic autonomy is now applied in the India's trade. That India will trade from wherever it thinks that it is fit. ठीक है? तो वो ध्यान रखिएगा।
ठीक है, डू रिमेम्बर दिस। To be sure, Jayashankar's strategic autonomy is the natural external complement to Prime Minister Narendra Modi's delineation of a new economic strategy described as Atmanirbhar or self-reliance. The PM's articulation on self-reliance came as part of the post-COVID economic measures unveiled earlier this year. I think you should shut up, Arvind. Moving from strategic autonomy in foreign relations to strategic autonomy in economic policy. हाँ हाँ बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहे हैं हम? अच्छा, ये तो पता है ना कि राजा साहब भी फासिस्ट हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट राजा साहब इज ऑल्सो फासिस्ट? ये तो पता होगा ना आप लोगों को। हाँ हाँ, ठीक है। सो मतलब हाँ हाँ हाँ, तो मतलब राजा साहब के बारे में भी ये है, बोला जाता है कि भाई राजा साहब ही भी तो फासिस्ट है, मतलब ये तो है। खैर मजाक कर रहा हूँ, परेशान ना हो। सो हाँ, क्या कह रहे हैं सूर्यपुत्र? सर वो फासिस्ट का, ये फासिस्ट का मतलब वो मेन मीनिंग पता नहीं था, पता चल गया, मतलब अच्छे लोगों को फासिस्ट बोला जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलिए खैर। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट ही इज सेइंग कि द आइडिया ऑफ strategic autonomy in economic affairs stems from Atmanirbhar Bharat. When Prime Minister says self-reliant India, I remember people making fun of self-reliant India. The day Prime Minister announced it, I remember people making fun of it. So, do you understand the trend that if a Prime Minister says that we need to be self-reliant so that we can really boost up our economy, then you would make fun of it. Then you would say India की economy तो बहुत नीचे जा रही है, but you do not want Indian brands to compete in. You सब कुछ भूल जाइए. You want yourself purchase Indian brands. Indian क्या? ठीक है, but you want Indian economy to grow. So, क्या? So the Prime Minister's articulation on Atmanirbhar or self-reliance is extended by Honorable Minister of External Affairs into this domain of economic policy, where he says that we need to be strategically autonomous. ठीक है, मतलब ये है कि जब हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस होगी, so we can choose our economic partners according to our suitability. हमको लगता है हमको इजराइल से डिफेंस की टेक्नोलॉजी लेनी है, हम लेंगे। हमको लगता है हमको जापान से कुछ लेना है, टेक्नोलॉजी लेनी है, हम लेंगे। हमको लगता है चाइना से नहीं लेनी, नहीं लेंगे, जाओ, हमारा मन, मेरी मर्जी। समझ रहे? ये है। Since the concept carries so much ideological baggage, its resurrection by Modi inevitably raised many questions. Is India turning its back on economic globalization of the last 2 decades? Is Delhi harking back to the much wanted idea of economic autarky that peaked during the years of Prime Minister Indira Gandhi? Words बहुत मुश्किल हैं. What they are saying समझ जाइए. वो ये कह रहे हैं कि when Prime Minister said that we want to become a self-reliant India, was he saying कि let's go back to license quota permit Raj, let's go back to socialist economy, let's go back to a more controlled economy where government will be controlling everything and where bureaucrats will be at your neck, where corruption would peak? No. Self-reliant India does not mean that government would control everything. Self-reliant India means this:
if in one word I have to summarize the self-reliant India, then it has to be this. अरे बेटे ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ, ऐसा नहीं करते. ये क्या? ये है इंडिया का सेल्फ रिलायंस इंडिया का मॉडल. दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेल्फ रिलायंट इंडिया. एक एक फोटो में इंडिया का सेल्फ रिलायंस समड अप. बात समझ रहे हैं? What this means, government is saying, government is promoting, government is giving push to the private players to come up with the technologies, with the manufacturing, everything that India lacked in past few years. So the self-reliance, the Indian self-reliant has more to do with creating new opportunities, while government is backing those who are creating these opportunities. Yes or no? So Indian self-reliance is enabling. It does not advocate for government control. Do you understand it now? सर तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब अगले साल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें इंडिया की रैंकिंग उतने ही प्रपोर्शन से बढ़ेगी जितने पिछले कुछ सालों से बढ़ती हुई आ रही है? टॉप 50 में आ जाएगी. ठीक है, टॉप 50 में आ जाएगी. और अभिषेक जी से पूछिए, आज यूपी में भी बहुत आगे बढ़ने वाली है. ठीक है, ये बताएंगे आप. I remember an article 4 years ago that was in Hindu, the Hindu. Someone wrote that if Modi achieves under 50 ranking in ease of doing business, then we would give him the title of best economic reformer. 63 हो गया है, 50 के अंदर आना है तो फिर देखेंगे. ठीक है, इस साल आ भी जाएगी 50 के अंदर, because there have been many disruptive changes due to COVID, so many things have been overly simplified now. ठीक है, चलिए. यार क्या कर रहे थे हम लोग, मैं भूल गया. Senior ministers and officials of the NDA government sought to reassure India's partners that Delhi was not marching backwards. In his address to the nation on Independence Day, the PM talked at some length on his definition of economic self-reliance. Modi underlined India's determination to seek deeper global economic engagement, if only on different terms. See, when you say कि we want deeper economic engagements with the global world, which it means that your partnerships, एक छोटी सी कहानी कहिए तो सुनाए आपको. नहीं, चलो समझ मत समझ. कहने का मतलब ये है कि what we are saying is
कि इंडिया जैसे अभी तक यूएसए से ट्रेड करता था, या इंडिया अभी तक जो है जिस तरीके से इजराइल से ट्रेड करता था, यूरोप से ट्रेड करता था, इन सब लोगों के साथ में इंडिया और ज्यादा इन्वॉल्व होगा ट्रेडिंग में, ठीक है, बट टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि कल तक इंडिया जो चीजों का इंपोर्टर था, कल तक इंडिया जो बेसिक चीजें मांगता था, कल तक इंडिया जो बेसिक टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करता था और उस पर इंडिया की बहुत ज्यादा रिलायंस थी, ठीक है, आज इंडिया जो है उन टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप करेगा और एक बराबर के हिस्सेदारी पर आकर के ट्रेड करेगा, ठीक है, बराबर पर आकर के वो ट्रेड करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि हम क्या कह रहे हैं कि टर्म्स बदल जाएंगे इंगेज होने के, ठीक है। पहले हमारी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी खराब थी, या ये कह लें कि हमारी पहले कंडीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तुम लोग कर लो, पहले तुम लोग कर लो, ठीक है। जब 1991-2 में हमने सोचा कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का हिस्सा बनेंगे, और हमको भी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी होती है वही हमारे स्पेस प्रोग्राम को और अगले उस पर ले जाती है, ठीक है। और हम भी जो है वो चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है, तो हमारे पास में जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सेल्फ रिलायंस कैन डू टू यू। तो हमने कहा ठीक है भाई, उस समय पर किसके पास थी, तो 2-3 कंट्रीज थे जिनके पास थी, फ्रांस था, यूएसए था, रशिया था। तो हमने यूएसए वगैरह ने तो बोल दिया कि कोई भी इंडिया को जो है टेक्नोलॉजी नहीं देगा, फ्रांस वगैरह को मना कर दिया, इंडिया पर एक तरीके से बैन लग गया। और ये टेक्नोलॉजी जिन कंट्रीज के पास होती थी वो MTCR का हिस्सा होते थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का MTCR। उस ग्रुप में भी इंडिया की एंट्री को रजिस्ट किया गया, बैन किया गया। इवन इंडिया का बेस्ट फ्रेंड रशिया, यूएसए ने उसको भी मना कर दिया, और कुछ रीजंस दिए, जिसके बाद रशिया ने भी बोला इंडिया को कि हम आपको नहीं दे सकते। एक टाइम ऐसा आ गया था जब रशिया लगभग देने वाला था, बट यूएसए के प्रेशर में रशिया सकम कर गया और रशिया ने नहीं दी। एंड देन इट वाज टेकन अप बाय आवर साइंटिस्ट्स, जिसमें सबसे बड़ा नाम नाम्बियार साहब का है, जिनको फंसाया गया था केरला में झूठे केस में। मैं नाम भूल रहा हूँ, फर्स्ट नाम भूल रहा हूँ, जिनकी अभी मूवी भी आर माधवन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, देखो मैं, अरे वो दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले, नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं एक बार तो नाम निकालती हूँ उसका। नम्बी नारायणन, ठीक है। नम्बी नारायणन जो है वो ही वाज ट्राइंग दिस, ठीक है, और उन्होंने ही इसमें सक्सेस पाई थी, नम्बी नारायणन ने, ठीक है। एंड उनके एफर्ट से जो है वो इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ही एट दैट टाइम ही वाज वर्किंग वेरी वेरी क्लोजली विद कलाम साहब एंड ऑल। और अगर नम्बी नारायणन को उस टाइम पर फंसाया ना जाता, फ्रेम ना किया जाता, तो इंडिया MTCR जो है वो पहले ही निकाल लेता। नम्बी नारायणन वाज वेरी क्लोज टू ऑफ डेवलपिंग दी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। बट एक बार हमारे पास जब बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद आज आप हमारा स्पेस प्रोग्राम देखो, दुनिया के बेस्ट स्पेस प्रोग्राम्स में आता है वो कहानी बहुत लंबी है, वो कभी दूसरा सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे, लिपिका, ठीक है।
आज हमारा स्पेस प्रोग्राम दुनिया के बेस्ट स्पेस प्रोग्राम्स में आता है, और आज दुनिया भर के कंट्रीज, वही यूएसए जो एक टाइम पर हम हमारे लिए दरवाजे बंद कर रहा था, वही यूएसए जो है वो आज जब हम चंद्रयान लॉन्च करते हैं तो हमको ऑफर देता है कि अगला मिशन हम लोग साथ करेंगे। नासा वगैरह का ट्वीट था, ठीक है ना। तो किस तरीके से सेल्फ रिलायंस आपकी कहानी बदल देता है, बिकॉज you can talk about globalization as much as you want, but when it comes to such competitive fields like space, like defense, nobody is going to give you the newly developed technology, ठीक है। जैसे इसराइल अगर हम इसकी बात करें राफेल की, ठीक है ना, तो राफेल में भी शुरुआत में तो हमको खाली प्लेन चिपका रहे थे, ठीक है। वो तो हमने जब बहुत किया तो उसके बाद उन्होंने काफी सारी टेक और वो सब डाल करके हमको दी, बट क्या राफेल में उन्होंने वो टेक डाली होगी जो उनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी? क्या कोई भी कंट्री वो टेक सेल करता है जो उसकी सबसे लेटेस्ट टेक होती है? वो एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह उसको बचा करके रखता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी फील्ड जो इतनी कॉम्पिटिटिव होती है उसको कोई भी नहीं खोल देता। तो ध्यान रखिए, जब हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं तो हमारा मतलब है वी शुड स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। हाँ, ठीक है, वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, वी शुड परस्यू एक्सेलेंस इन दीज फील्ड्स, राइट। Unlike in past, Modi's self-reliance today is not about retreating from the world, but of enhancing India's economic contribution to the global economy. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं unlike in the past, मोदी का जो self reliance है, it is not about retreating from the world, but of enhancing India's economic contribution to the global economy. This line will serve as a golden line. You have to also make summary of this, ठीक है? You have to make summary of this article. So bear this in mind, that you would be using this line, because there would be questions of what self-reliant India means for the new global world order, what self-reliance India means for India's new engagement with the world, right? So you would use this line extensively, right? Modi's self-reliance today is not about retreating from the world, but of enhancing India's economic contribution to the global economy. Which means we are saying that our engagement in the global value chains, what we are saying is our engagement in the global value chains would be of unprecedented level. हम अपने आप को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में लगातार इंटीग्रेट करेंगे, हम इंडिया का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ाएंगे, हम भी अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी बनाएं, हम भी अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजी बनाएं और हम उसको एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो हमारे भी जीडीपी में जो है एक्सपोर्ट और ये सब चीजें बढ़ेंगी। अब देंगे ना। Above all, it's about empowering India and the speedy realization of its full national economic potential. When applied to the foreign policy framework, self-reliance becomes strategic autonomy. Now, बहुत बेहतरीन लाइन क्या? It's about empowering India and the speedy realization of its full national economic potential. बहुत आराम से समझिए बिल्कुल मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब। और आर्टिकल का टाइटल देखो, री इन्वेंटिंग इंडिया इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसके बाद लाइन पढ़िए, above all it's about empowering India and the speedy realization of its full national economic potential. अब अगर आपको याद हो, याद तो नहीं होगा, खैर आप तो बहुत महान है, याद रहने की पॉसिबिलिटी मैं छोड़ देता हूँ। अरे खुल जाओ यार। अब जरा एक चीज देखिए,
ये पॉइंट नंबर 8 पॉल साइंस का सिलेबस है, क्या लिखा हुआ है? विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा है, नहीं लिखा है? विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा है या नहीं लिखा है? ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 8, ठीक, आप ये देखो कि आर्टिकल कहां कहां जा रहा है। उसके बाद ये आपका जीएस है। जब हम अपनी इकोनॉमिक उसको इस तरह से प्लान करेंगे कि हम अपना फुलेस्ट पोटेंशियल रियलाइज कर सके, जब हम अपना फुलेस्ट पोटेंशियल रियलाइज कर सकेंगे तो हम अपना एक्सपोर्ट बेस्ट कर रहे होंगे। जब हम अपना एक्सपोर्ट बेस्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर डॉलर के रिजर्व्स बढ़ रहे होंगे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही होगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जीएस पेपर 2, यानी कि आप ये समझिए कि कहां कहां ये जा रहा है, कहां कहां पर ये जा रहा है। ठीक है, फिर empowering India and the speedy realization of its full national economic capital। ठीक है, when, बिल्कुल, जब हम अपने फुल नेशनल इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे, जब हम अपने फुल नेशनल इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे, that would be the ultimate thing about India's growth story, that would be the biggest success of India's growth story। क्यों? क्योंकि तब हम एक डेवलप्ड कंट्री होंगे। ठीक है, so when we say self-reliant India, what we mean that every organization, every venture, every individual should be optimally used। They all should give maximum returns, they all should be very efficient, they all should be very brushed and skilled, तभी हम उनसे मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। हाँ या ना? बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बाला, एनी प्रॉब्लम? बादशाह खान, हाँ सर। ठीक है सब अभी तक? No sir, I am first time learning this now. That's why I don't have a doubt also. अच्छा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, when applied to the foreign policy framework, self reliance becomes a strategic autonomy। ठीक है, when you are not bogged down, when you are not forced to make your choices, when you are independent to make your choices, that is strategic autonomy। I will decide whom to trade with, I will decide whom to import, from where to import, I will decide किस पे कितने टैरिफ्स लगाने हैं, किस पे कितनी कस्टम ड्यूटी लगानी है, I will decide। That is strategic autonomy। So when you take self-reliance and put it in the foreign policy framework, it becomes a strategic autonomy। Because अगर हम self-reliant है तो हम decide कर सकते हैं ना, हम मजबूर तो नहीं है, हमको किसी से, हमको चाइना का के भीख तो नहीं मांगनी है, लिथियम दे दे बाबा, रेयर दे दे बाबा, चाइना वाला फोन दे दे बाबा, लावा दे दे बाबा, ये तो बोलना नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब when we are self reliant, we do not have to forcefully do what other countries want us to do। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कहिए तो बताएं। बड़ी कम रुचि लग रही है, लोग सो रहे हैं। अरे सो रहे हो क्या भैया, सो रहे हो क्या? जग जाओ, जग जाओ। है
एक देश है ग्रीस, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, ग्रीस को ये बोला कि हम तुमको बहुत सारा पैसा देंगे, हम तुम में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट यू डू वन थिंग, यूरोपियन यूनियन जो चाइना के अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन लाने वाला है, तुम्हें उसको, हाँ बिल्कुल ठीक है सुयोधन, तुम उसको अपोज करो, ठीक है। अब ग्रीस ने सोचा कि यार ये इन्होंने पैसा हमको बहुत दे रखा है, अगर इस समय पर हम मना करेंगे इनको तो ये अपना पैसा ना खींच ले वापस, ठीक है। Greece thought that Chinese have already invested so much in the Greece, and if you'd say no to this Chinese demand of opposing the proposal, तो हमारा पैसा चला जाएगा। मतलब ग्रीस डिड नॉट हैव स्ट्रेटेजिक autonomy. Greece was not making decision on its own. China was forcing itself to make a decision कि उसको चाइना वाले प्रस्ताव को अपोज करना है जो चाइना के अगेंस्ट में आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी दूं नोट है कहाँ, ये है ग्रीस, ठीक है। और ये ग्रीस का वो पोर्ट है जो चाइना ने डेवलप करा है, ठीक है। इस पोर्ट में चाइना ने खूब सारा पैसा लगाया है, जिसके बदले में चाइना वांटेड ग्रीस टू सपोर्ट चाइना व्हेन देयर वाज अ प्रपोजल अगेंस्ट चाइना, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। दिस वाज द पोर्ट दैट चाइना बिल्ट इन ग्रीस, ठीक है। तो will you say कि Greece was acting in a strategically autonomous way? इस केस में क्या ग्रीस स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस था? Because it was not able to make a decision on its own, right? तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। In his remarks at the ASEAN-India network of think tanks, Jaishankar pointed to the very different context that informs India's strategic autonomy. Jaishankar referred to the risks in the global economy that have come into sharp view since the corona crisis enveloped the world earlier this year. He also pointed to the growing consensus among the major economic factors for shorter and more reliable global value supply chains. क्या कह रहे हैं? Suppose how a cycle used to be made, or how a cloth was to be used to be made. अगर हम साइकिल की बात करें या किसी और मशीनरी की बात करें तो कॉपर उसका आता था चिली से, चिली, कुछ लोग बोलेंगे चिले, है ना।
तो कॉपर आता था उसका साउथ अमेरिका में, जो चिली कंट्री है वहां से। कॉपर आकर के कहाँ पहुंचता था? चाइना, ठीक है। वहां पर उसका बेसिक फ्रेम वगैरह बनता था। उसके बाद में वो जाती थी जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी में वो पूरी जो है वो उसकी बॉडी जो जर्मनी पहुंचती थी, और जर्मनी वो में वो असेंबल होती थी, और असेंबल होने के बाद में फिर वो अलग अलग जगह बिकने जाती थी। कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो सप्लाई चेन्स हैं, जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की चेन्स है, इनको बहुत अलग 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 कर रखा था, ठीक है। बहुत लंबा और बहुत मतलब बिखरा हुआ करके रखा था, ठीक है। बट व्हाट honorable minister of external affairs is proposing, he is saying that we need to shorten these value chains, यानी कि कम से कम कंट्रीज पर डिपेंडेंसी हो, इतना ज्यादा बिखरी हुई वैल्यू चेन ना हो, जिससे कि जिससे कि आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा हो। मतलब जैसे अभी चाइना में कोविड वगैरह हुआ, तो उसके बाद आपने देखा कि चाइना का सबने बायकॉट कर दिया, या चाइना पर डिपेंडेंस इस लेवल की थी। वो तो हमें कोविड से समझ आ गया, कोविड वाज अ वेकअप कॉल। बट चाइना पर हमारी डिपेंडेंस इस तरह की थी कि चाइना कुड हैव इजीली ब्लैकमेल्ड एनी कंट्री इनटू डूइंग थिंग्स दैट इट वांटेड, राइट। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने कहा कि नहीं, वैल्यू चेन्स हमारी अब छोटी होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, जिन कंट्रीज पर हम ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। और इससे एक चीज और होगी कि बहुत जो हम ओवरली चाइना पे डिपेंडेंट हो गए थे, उस मॉडल से भी हमको आजादी मिलेगी, ठीक है। जो हम बहुत ओवरली चाइना में डिपेंडेंट हो गए थे, उस मॉडल पर भी, उस मॉडल से भी हमको आजादी मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। Although Jaishankar did not mention China by name, it was at the heart of the argument. मैंने समझा दिया कैसे, ठीक है। Actions of nations during times of crisis determine how the world really perceives them, and they did bring up many of the risks inherent in the current global economy. क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे कंट्री, मतलब क्राइसिस के दौरान आपका जो व्यवहार होता है, उस क्राइसिस के दौरान आपका जो कंडक्ट होता है for other players, that tells a lot about you. And what China was doing during the crisis, China was killing people in Wuhan, China was abducting scientists, China was investing a lot in the companies of various nations जिनका शेयर मार्केट गिर रहा था during COVID. China was trying to virtually take over those companies. China was also trying to buy shares in the ICICI, HDFC, and other banks. And above all, China was trying to this claim everything from Ladakh to Tajikistan, from Hong Kong to Vietnam, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए, इसमें कोई दिक्कत, why we need a space minus China यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सब लोग बता दो, किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताए, हम बैठे हैं। नहीं सक्सेसफुल जो ये पिरेस वाला था अपने एग्जाम, आए, जो पिरेस पोर्ट ऑफ पिरेस वाला आपने जो एग्जांपल दिया था, वो हैज इंपीरियलिज्म एंडेड वाले ऐसे में भी चला जाएगा ना, कि मतलब काइंड ऑफ उनकी सॉवरेनिटी को ही वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, कौन सा? अंडरमाइन कर रहे थे ग्रीस की। नहीं एग्जांपल कौन सा दिया था? जो पोर्ट ऑफ पिरेस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो वो पोर्ट ऑफ पिरेस वाला, हाँ 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 काइंड ऑफ एक इंपीरियलिज्म का ही वो होगा ना, कि मतलब उनके ऊपर उनकी लाइक ऑटोनॉमी को वो कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई एग्जांपल है इसका? चलिए फिर
He said de-risking supply chains has now become an explicit policy of many countries, including India. He said de-risking supply chains has now become an explicit policy of many countries, including India. ट्रम्प अंकल भी तो यही बोल रहे हैं कि we would decouple USA from China and we would reduce dependence of USA on China. Many other countries are following suit, be it Australia and other countries, right? तो उसको ध्यान रखें. Even more deeply, there is a growing international concern that Beijing has taken unilateral advantage of the global trading system. मैंने आपको बताया कि when you were busy with COVID, when you are busy पहनिंग mask and living at home, enjoying छोला भटूरा, उस time पर China was busy in overtaking other companies. China was leveraging the movement to buy shares in the companies जिनके shares गिर रहे थे. So even more deeply, there is a growing international concern that Beijing has taken unilateral advantage of the global trading system. This in turn has led to calls for a significant rearrangement of the global economic order away from excessive dependence on China. इसका और prudent example और अच्छा example क्या है कि चाइना क्या करता था, इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी चाइना में नहीं आ सकती, ठीक. इंडिया की 10 तरह की कंपनीज चाइना में नहीं जा सकती, लेकिन चाइना की हर कंपनी इंडिया में आ सकती है, ठीक है. यानी कि ये जो सेमी ओपननेस वाला मॉडल था, ये अपने आप को पूरी तरह से न खोल करके दूसरे की इकोनॉमी को, दूसरे की मार्केट को जो एक्सप्लॉइट करने का मॉडल था, अपने आप को पूरी तरह से ओपन ना करके दूसरे की डिग्री ऑफ ओपननेस को जो अच्छा का फायदा उठाने का जो मॉडल था, दैट वाज बैड. मतलब चाइना will not open their own economy. They won't open their own markets, but China would penetrate your markets. China would come into your market. कपिल, हाँ. सर ये तो सुन रखा है कि चाइना ने अपनी मार्केट पूरी तरह से ओपन नहीं करी, बट अगर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बना वो, उसने इतना फायदा उठा लिया, तो मतलब किसी को पता ही नहीं चला. और तो मतलब क्या कुछ इनडायरेक्टली कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करे गए थे, या उन्होंने मतलब डायरेक्टली मना कर दिया कि वी आर नॉट अलाउइंग एनी, अदरवाइज फिर पता सबको ऐसे तो फिर चला, दूसरे बट बिकॉज पीपल वर रीपिंग बेनिफिट्स, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई. पता तो सभी को चल रहा था. तो सर ये कैसा ग्लोबलाइजेशन हुआ फिर तो, कि वो अपनी मार्केट को क्लोज रख रहा है और दूसरे की मार्केट का एक्सेस ले रहा है, तो ये तो इसी पहले ही इसको ग्लोबलाइजेशन है. इसी ग्लोबलाइजेशन के मॉडल के खिलाफ ही तो अब हमारा आउटरीच हो रहा है. कोई और डाउट किसी को? बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. सोनम और बाला, क्योंकि तुम लोगों की आईआर की पहली क्लास है, तो जो भी डाउट आ रहे हो पूछते रहो. थोड़ी सा इशू हो सकता है. सोनम क्या कह रही हो बताओ, समझ में नहीं आया लिख के. सर जैसे अभी उसने बोला था कपिल ने कि जो ये इशू था, जैसे उसने अपने ग्लोबलाइजेशन में अपना मार्केट ओपन नहीं किया था, तो जो बाकी कंट्रीज के साथ चाइना का रिलेशन था वो कैसे था? अच्छा, तो इसमें इससे पहले मैं जवाब दूं, कपिल ने नहीं, बबलू ने. ठीक है, बबलू ने ऐसा बोला. ठीक है, और बाकी कंट्रीज के साथ चाइना के रिलेशंस लगातार ऊपर नीचे होते रहे हैं, और इंडिया एंड अदर कंट्रीज हैव ऑलवेज सेड दिस कि भाई चाइना को अपनी मार्केट खोलनी चाहिए. ठीक है. चाइना को अपनी मार्केट खोलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अरे सच तो पता चली जाना है बबलू उनको. ठीक है, बट because many countries was blind, many companies and many countries were
blindly profiting from it. That is why nobody voiced any opinion, especially a particular few parties with left leniency, वो यूएसए से लेकर के और इंडिया तक, ठीक है, so they didn't bother. आगे हाँ भैया, बाकायदा एमओयू साइन हुआ था, ठीक है. Even more deeply, there is a growing international concern that Beijing has taken unilateral advantage of the global trading system. This in turn has led to calls for a significant rearrangement of the global economic order away from excessive dependence on China. ठीक है, ये मैंने बता दिया. Jaishankar also compared the current and earlier context of India's strategic autonomy. He reminded his audience that India's past emphasis on strategic autonomy was in the context of unipolar movement that emerged after the Cold War. कहने का मतलब क्या था कि Cold War was between two major countries. Cold War was between two major countries. कौन कौन से major country? USA and USSR, USA and Russia. और जब रशिया यूएसएसआर का जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया और वो रशिया बन गया, उसके बाद में हमने क्या किया? उसके बाद में हमने ये किया, हमने ये कहा कि भाई साहब ऐसा है, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मजबूत प्लेयर बच रहा है, और वो कौन? यूनाइटेड स्टेट्स. तो बहुत सारे कंट्रीज जो है वो यूएसए के हेगेमनी में बहते चले गए, या यूएसए के हिसाब से काम करते चले गए. यूएसए ने जो बोला वो करने लगे, लेकिन तब भी हमने कहा ना, हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे, हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस हैं, ठीक है, हमारी मर्जी, हमारा जो मन आएगा हम वो करेंगे, ठीक है. तो अभी तक हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी वो इस कोल्ड वॉर के बाद के यूनिपोलर मूवमेंट के उसमें थी कि यूएसए का इमरजेंस हुआ था, यूएसए अकेला प्लेयर बचा था. हम नहीं चाहते थे कि हम यूएसए के द्वारा टेम किए जाएं, हम उसके द्वारा डोमिनेट किए जाएं, तो हमने वी stood again, not against, but we said that नहीं हो पाएगा हमसे, हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे, ठीक है. As America towered over the world after the collapse of the Soviet Union in 1991, India was caught in a cleft stick. राजा जी को जानते ही अंग्रेजी ज्यादा आती है, तो कभी कभी अपना ये सब मार देते हैं. हमको इसकी हिंदी नहीं पता है, बता दो भैया कणाद मुनि क्या है इसकी हिंदी? कशिश पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है. क्लेफ्ट स्टिक. क्लेफ्ट स्टिक मतलब वो जैसे वो बंदर वाली कहानी सुनी है, जैसे लोग वो लकड़ी फाड़ के उसके बीच में वो क्या कहते हैं खूंटा फंसा दिया कि लकड़ी बंद ना हो. नहीं, क्या 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 बंदर के क्या मतलब अरे वो एक कहानी नहीं थी कि मतलब वो एक बंदर का हाथ फंस जाता है लकड़ी, जैसे लकड़ी के दो पल्ले किए हुए होते हैं, उसके बीच में खूंटा फंसाया होता है, बंदर का खूंटा निकलता है, उसका हाथ फंस जाता है. तो वो जो अच्छा फटी हुई लकड़ी होती है उसको क्लेफ्ट क्लेफ्ट वो बोले. अच्छा ठीक है. कहीं नहीं, मतलब कठिन चीज है, छोड़ दो, ठीक है. इंडिया वॉज कॉट इन डायलेमा, दुविधा में था इंडिया, बस. ठीक है, अंग्रेजी फनी भाषा, ठीक है. On the one hand, it had to actively seek the cooperation of the US and the West to make a success of its economic reform and reorientation. एक तरफ भारत क्या चाहता था कि वो यूएसए और वेस्ट जो है, वेस्ट में क्या आता है, यूरोप एंड यूएसए दोनों, तो एक तरफ इंडिया क्या चाहता था कि उसको सपोर्ट मिले, किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का और वेस्ट का, जिससे कि इंडिया ने 1991 में अपने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट करी थी, जो उस तरफ इंडिया चलना शुरू हुआ था, उस चीज को इंडिया सक्सेसफुल बना सके, अपने उन रिफॉर्म्स को इंडिया सक्सेसफुल बना सके, ठीक है. फॉर दैट इट नीडेड सपोर्ट ऑफ द वेस्ट, बिकॉज वेस्ट वाज द चैंपियन ऑफ कैपिटलिज्म, वेस्ट वाज द चैंपियन ऑफ market economy, and India wanted to be successful in the market economy, तो investment has to come from the West. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि कैपिटलिज्म जो है उस टाइम पर वही वो कर रहे थे.
ठीक है। फिर India needed Western capital as well as tech and better access to its markets. India needed Western capital as well as tech and better access to its markets. देखिए ये चीज एक टाइम पे चाइना को भी चाहिए थी। कितने लोग जानते हैं कि चाइना ने जब माओ और उसके बाद डेंग जाओपिंग का एरा था, उसके बाद चाइना ने यूएसए से जो है वो टेक्नोलॉजी सीख करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा। हाउ मेनी ऑफ यू नो इट? यूएसए ने चाइना ने यूएसए की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को बहुत भुनाया है, उनका बहुत यूज किया है, उनसे सीख करके ही जो है वो आगे बढ़ा है। ठीक है, वो ध्यान रखिए। फिर इंडिया नीडेड India needed Western capital as well as technology and better access to its markets। और अब इंडिया भी यही चाहता था कि वो भी जो है वो यूएसए से सीखे और यूएसए के उसी के तर्ज पर जो है वो भी अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म करे। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर On the other hand, Delhi had to protect some of its core international interests from the threats of US intervention। जब यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को लगातार टेररिज्म और ये सब होने के बावजूद सपोर्ट कर रहा था, जब यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, एंटी इंडिया गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा था, एंटी इंडिया एक्टिविटीज को का फाइनेंस यूएसए के पैसे से हो रहा था, उस टाइम पर इंडिया आल्सो हैज टू इंश्योर फ्यू ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स। ठीक है, ठीक है। फिर ऑन द वन हैंड, ये मैंने बता दिया, in the early 1990s, the Clinton administration had the irresistible itch to resolve the Kashmir dispute between India and Pakistan. Washington also sought that South Asia nuclear weapons program were a big threat to international peace and security। 1990s में जब 1 और 2 का दौर चल रहा था, उस टाइम पर बिल क्लिंटन wanted to settle Kashmir dispute, similarly like Donald Trump wanted to settle the dispute of India and China, dispute of this Kashmir dispute। ठीक है, तो उनको भी खुजली थी। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, बस साउथ एशियन न्यूक्लियर वेपन्स थ्रेट थे, वेस्ट के नहीं, वेस्ट तो पीस के लिए बनाता था ना। ठीक है, तो सो व्हाट आई वाज सेइंग इज ठीक है, खैर सुनिए, तो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहता था कि कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाए, वो अपनी नाक गुजरना चाहते थे बीच में। और क्लिंटन ने जो है क्या बोला था कि साउथ एशिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज अ थ्रेट फॉर द सिक्योरिटी। अब देखो एक चीज समझिए, पाकिस्तान बीइंग अ रोग स्टेट, उससे कोई कंट्री कहेगा अगर कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद कर दो, वो कह देगा हाँ बंद कर दिया, लेकिन उसका चलता रहेगा। ठीक है, इंडिया बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट वाज इजी टू टारगेट। दैट इज व्हाई
दैट इज व्हाट दे एम टू डू कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म हो जाए। लेकिन आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी एंड नरसिम्हा राव हैड अदर आइडियाज, ठीक है, एंड बुद्धा लाफ्ड अगेन। To make matters even more interesting, the Clinton administration saw the nuclear and Kashmir disputes as one and the same thing. मतलब जबरदस्ती का ज्ञान पेलना, ठीक है, दुनिया जबरदस्ती का ज्ञान पेलना कि कश्मीर और न्यूक्लियर डिस्प्यूट वन है। वाह, कितने लोगों को लग रहा, वाह कितनी अच्छी बात बोली है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर और न्यूक्लियर क्वेश्चन को एक मानना, इससे बड़ी स्टुपिडिटी हो सकती है क्या? इसका मतलब कि यू डू नॉट, और ये बातें कब हो रही हैं? जब कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हो चुका है। सबसे बड़ी चीज समझिए, ये सब कब हो रहा है? जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो चुका है, ठीक है। Washington concluded that Kashmir is the world's most dangerous nuclear flashpoint, ठीक है, कि भाई कश्मीर पे तो बिल्कुल एकदम, कश्मीर ऐसी चीज है कि जहां पर बिल्कुल एकदम न्यूक्लियर हमले हो जाएंगे, ठीक है। The story of Indian diplomacy for the next 2 decades was about a sustained effort to change the US policy on both Kashmir and nuclear issue. अगले 20 सालों तक हमारी कोशिश ये रही कि हम यूएसए का ये स्टैंड चेंज कर सकें, ठीक है। Thanks to the fresh thinking on India under President George W. Bush, एक चीज ध्यान रखिए, जिस जिस प्रेसिडेंट को यूएसए ने गरियाया है वो प्रेसिडेंट इंडिया के लिए अच्छा हुआ है, और जिस जिस प्रेसिडेंट को लिबरल्स ने गरियाया है वो इंडिया के लिए अच्छा हुआ है, और जिस जिस प्रेसिडेंट को ओ माय लवली बाबू बोला गया है उसने कुछ नहीं किया है और इंडिया की बिल्कुल लुटिया डुबो दी है, जिसमें से इससे पहले वाले थे हैं। बुसवा हमारा ठीक है, इंडिया से ओपनिंग कराई। गुप्ता जी हमारे, वो बढ़िया काम इन भारत के लिए की। हाँ, खुद को नोबेल नहीं दिया भैया, हैं। मतलब कितने लोग जानते हैं कि बराक ओबामा ने अपने आप को नोबेल कब दिया था? 2010 में। अगला 2008 में प्रेसिडेंट बनता है, 2010 में नोबेल लो। राजीव गांधी हो रहा है खुद ही को भारत रत्न। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और ये नहीं, राजीव गांधी को तो मरने के बाद मिला था। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू खुद ही को भारत रत्न 2009 में ही भारत रत्न वो दे लिया, नोबेल पीस। अपन से बड़ा भोकालिच नहीं है कोई, अहम ब्रह्मास्त्र। किया क्या था? किया क्या था? किसी ने पूछा नोबेल पीस क्यों मिला था? मैं आपको दिखाता हूं, आपकी आंखें फट जाएंगी बिल्कुल। पढ़िए, फिर गलत लिखा है विकिपीडिया। ये कोई ऐसा जुगाड़ नहीं कि विकिपीडिया सबसे ऊपर ना है। कंप्यूटर वालों, सर्च वाली स्ट्रिंग में -wikipedia.org लिख दीजिए तो मतलब विकिपीडिया में नहीं आएगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा? लिख के भेजो जरा, हम अभी तुरंत टाइप करें। एक सेकंड। ये पढ़ना जरा,
ये पढ़ो जरा, पता चलेगा। मतलब अगले की प्रेसिडेंसी को 1 साल हुआ है, लेकिन भाई को मिल गया, ठीक है, नोबेल, और इन कामों के लिए मिला। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि द काइंड ऑफ वर्ड, और शब्द देखिए, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर आर्म्स। ओए होए, कितने कंट्रीज के न्यूक्लियर आर्म्स चले गए? पाकिस्तान का चला गया। कितने कंट्रीज के न्यूक्लियर आर्म्स खत्म हो गए? अच्छा, नोबेल प्राइज माइनस विकी। अच्छा, नहीं, हम हटाना ही चाहते हैं, वैसे नहीं हटाना चाहते। मतलब हम चाहते हैं कि विकिपीडिया हमको दिखाए नहीं किसी भी फील्ड में। अबे ओ, चुप पे रहो तुम। तो पूरी पूरी सर्च स्ट्रिंग जो रखनी है वो रखिए, एंड में बस माइनस विकी डाल दीजिए। पूरी सर्च स्ट्रिंग रखिए, तो जैसे नोबेल प्राइज ओबामा माइनस विकी। काम करे, काम तो केवल विकी, केवल विकी, अच्छा, केवल विकी। केवल विकी, पूरा विकीपीडिया नहीं, नहीं कर रहा गुरु काम। है। काम नहीं कर रहा है ऐसे कैसे? अभी तो काम ना। नोबेल माइनस के बाद, माइनस से पहले स्पेस दीजिए एक बार। दिया। हाँ, हाँ, ये काम किया। वाह 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 वाह। बस ऐसे ही सर्च करना है, समझ रहा है? ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, घटिया वाली नहीं। खैर, अब देखो, इसको अभी फेमस करते हैं। अब आज से मान लो 100-200 लोग ऐसे ही करेंगे सर्च, ठीक है? खैर, thanks to the fresh thinking on India under President George W. Bush, the US discarded the long standing temptation to insert itself in the Kashmir dispute. The US also went out of the way to resolve the nuclear dispute with India by changing its domestic laws and international norms on nuclear proliferation. ये बात ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियर डील हमने करी थी, वो that is completely it should be owned to the Bush administration. It was George W. Bush जिनकी वजह से वहाँ के डोमेस्टिक लॉज चेंज हुए, और जिस पर बाद में जो है ठीक है, जिन पर बाद में जो है वो ट्रम्प ओबामा ने जो है वो खाली साइन कर दिया। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। In its single-minded focus on resolving the American problem, Delhi paid little attention to the gathering challenges from China. तो हमारी पहली दिक्कत कहाँ पर थी? We allowed China to grow. We allowed China to grow. ठीक है? We allowed China to grow. ठीक है? It is not that Beijing did not signal the looming trouble on the atomic front. As the US sought to lift the prolonged atomic blockade against India, China sought to block the process. ठीक है, जैसे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंडिया को एटॉमिक रेजिम में और इंटीग्रेट करता जा रहा था, वैसे वैसे चाइना जो है वो लगातार प्रोसेस को ब्लॉक करता जा रहा था। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इंडिया की एंट्री इन द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वो ग्रुप जो आपको एक्सेस देता है कहाँ का? एक मिनट। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वो ग्रुप जो आपको एक्सेस देता है टू द यूरेनियम, ठीक है, एंड द न्यूक्लियर फ्यूल। और चाइना लगातार उसमें इंडिया की एंट्री को बैन कर रहा था, जबकि यूएसए सपोर्ट कर रहा था। यानी कि जो साइकिल था वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा था। एक टाइम पर जो यूएसए कर रहा था वो चाइना करने लगा।
Beijing insisted if India was to be led into the nuclear club, so must Pakistan. When the US refused, China turned an obstacle to India's membership of the nuclear suppliers group. अब जिन लोगों को एनर्जी नहीं पता है वो कृपया एनर्जी के नोट्स बना लें, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के नोट्स बना लें। एक बार यहां तक देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई दिक्कत जनता? ठीक है। If India's nightmare in the 1990s was about America internationalizing the Kashmir dispute, it is China that now takes up the issue regularly in the United Nations. ठीक है, तो how USA and China changed their roles? Delhi's prolonged refusal to see the China challenge on was finally overcome with the PLA aggression in eastern Ladakh this summer. कह रहे हैं कि दिल्ली जो लगातार चाइना को एक्नॉलेज नहीं कर रही थी या जो लगातार रिफ्यूज कर रही थी चाइना को एक थ्रेट के तौर पर एक्सेप्ट करने में, it was finally overcome with the PLA aggression in eastern Ladakh this summer. ठीक है, इस बार जब PLA फाइनली कूद गया करके, तब जा करके उसको समझ में आया कि नहीं, चाइना इज द रियल थ्रेट। In the 1990s, India's strategic autonomy was about fending off US political threats to India. Today, it is inevitably about coping with China's challenge to India's territorial integrity and sovereignty. See, USA was never physically involved with India, but in the case of China, यहाँ अलग है थोड़ा। ठीक है, चाइना यहाँ पर खुद इन्वॉल्व है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या कह रही हो लिपिका? लिपिका क्या कहना चाहती हो? वो आधा ही टाइप का। मैं ये कह रही थी कि अगर डेमोक्रेट्स की सरकार आ गई तो फिर तो दोनों ही तरफ से फंडिंग मिलेगी। देखो, फंडिंग तो अभी भी उनकी कोई बहुत चोक नहीं है। ठीक है, वो तो ओबामा को ही अंडरमाइन कर, उसको ट्रम्प को ही अंडरमाइन करते रहते हैं लगातार। ठीक है, लेकिन हाँ, इनकी सरकार आने के बाद में बड़े लेवल की दिक्कतें हो सकती हैं, ये चीज। ठीक है, सो यूएसए वाज नेवर फिजिकली इन्वॉल्व विद आवर बॉर्डर्स, की उसकी आर्मी या उसके वो कुछ हमारे बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनका जो केस है चाइना का, इसमें तो इनको सब कुछ चाहिए भाई। ये तो इनका तो कहना है कि लखनऊ भी हमारा है, कानपुर भी हमारा है, सीतापुर भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है। इनके हिसाब से तो हम तो स्टेपल्ड वीजा लेकर के इंडिया जाते हैं, विजयनगर में रहने के बाद, कानपुर में रहने के बाद। ठीक है, सब नेपाल का। ठीक है, चलिए, तो नहीं नहीं, लखनऊ तो लखनऊ से पहले तो कानपुर से बच के निकल जाए वो। ठीक है, खैर, इन नाइन इन 90s 90, नहीं नहीं, योगी जी बोलेंगे फोटो लगवाओ, इनकी भी फोटो लगवाओ। ठीक है, राउडी एलिमेंट है ये।
in the 1990s India's strategic autonomy was about, वैसे मैं लखनऊ, मतलब कल मैं चूंकि लखनऊ में था, तो मैंने एक बड़ी चीज नोटिस की कि लखनऊ में पहले क्या होता था कि मेन मेन रोड्स बनी होती थी। जैसे ये आप मतलब ये चार बाग, आलम बाग। कल मैं देख रहा था कि अंदर अंदर की भी सारी रोड्स बनी हुई हैं, मतलब हम लोग जहां पर भी जा रहे थे वो सारी रोड्स लगभग लगभग बनी हुई थी। मतलब एक भी रोड मुझे ऐसे ध्यान नहीं है जो खराब हो। तो मतलब दैट वाज अ बिग चेंज दैट वी सॉ। ठीक है, क्योंकि मायावती के टाइम पे तो क्या होता था कि मतलब वो बाहर वाली पार्क के पास वाली रोड बनती थी। अरे अभी आप वो बोल रहे हो आलमबाग वालमबाग की बात कर रहे हो, इधर यहाँ जहाँ पे लखनऊ एक्सटेंड हो रहा है एक गांव है लोरेलाई करके, हाँ, जहाँ पे मतलब काइंड ऑफ जैसे गुड़गांव में आसपास के गांव इंटीग्रेट होते रहते हैं, तो आसपास का गांव लखनऊ में इंटीग्रेट हो रहा है, हाँ। वहां तक रोड्स बनी हुई हैं। बाप रे बाप। चलिए भैया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड़गांव वाले भी सीखें कुछ हमारे मुख्यमंत्री से, और कुछ काम वाम करें। फिर इन 1990s India's strategic autonomy was about fending off US political threats to India. Today it's inevitably about coping with China's challenge to India's territorial integrity and sovereignty, and then some. In the 1990s, and US was seen as a valued economic partner for India. China today is viewed in Delhi as a major threat to India's economic development. देखिए, ड्यू टू चाइनीज टैक्टिक्स, चाइना का जो तरीका है, चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक मोनोपोलिस्टिक तरीका है, उसने जो है वो इंडिया में इस फीलिंग को बना दिया है कि चाइना जो है वो कोई बहुत अच्छा कंट्री नहीं है। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर the problems in India's rapidly expanding economic relationship with China came into view as 2010 as the bilateral trade deficit steadily rose, reaching nearly 55 billion in 2009. Even more important was the fact that cheap import of manufactured goods from China was wiping out India's industrial base. But guess what? We did nothing about it, and we were signing memorandum of understandings. We didn't call out these fraudulent practices, but we were signing memorandum of understanding with the Chinese Communist Party, right? तो एक टाइम पर जब इतना ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट था, उस टाइम पर भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस को ध्यान पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। जो चीजें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकती थी वो चाइना ने इतनी ज्यादा फ्लड कर दिया था हमारे मार्केट्स को कि हर चाइनीज चीज इंडिया में आने लगी थी। Modi ended India's inaction when he pulled India out of an Asia-wide free trade arrangement called the RCEP late last year. Delhi had concluded that a China-led economic order in Asia will permanently doom India's economic prospects. Beijing's Ladakh aggression forced India to go from a passive commercial withdrawal to an active economic decoupling from China. देखिए, लद्दाख वाले आर्गुमेंट से पहले, लद्दाख वाले पूरे सीन से पहले चाइना ने रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो आरसीईपी है आपकी, उससे अपने आप को बाहर निकाल लिया था। और उसको बाहर निकालने का बहुत बड़ा कारण क्या दिया था कि भैया ये तो एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसमें से चाइनीज गुड्स इंडिया को फ्लड कर देंगे और इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और उनको नुकसान होगा। तो हमने आरसीईपी से अपने आप को पुल आउट कर लिया, जिसके बाद नियरली आरसीईपी ही खत्म हो गया। उसके बाद आरसीईपी को पुश ही नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि चाइना चाहता क्या था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में एक्सेस, जिसके लिए पूरा ये स्वांग रचा जा रहा था। ठीक है, नंबर 2, लद्दाख से पहले तो चाइना से जो डीकपलिंग थी या जो चाइना पर डिपेंडेंस कम करना था, दैट वाज वेरी पैसिव। पैसिव एज इन कि आरसीईपी से अपने आप को बाहर निकालना और ये सब करना था। लेकिन लद्दाख वाली क्राइसिस के बाद हमने कह दिया अब तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब हम बिल्कुल तुमसे कुछ नहीं लेंगे, हम अपना बड़े होकर दिखाएंगे।
ठीक है। और फिर आजकल आप देख ही रहे हैं कि आईफोन है, दुनिया फोन है, सब इंडिया में बन रहा है। ठीक है, कितने लोग जानते हैं कि आईफोन का जो आई है उसका मतलब अब इंडिया होगा। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिए। दैट इज अ बिग बिग मतलब एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है, कि जिसमें आपका आपकी ब्रांड वैल्यू देखिए, दीज आर दी, अगर हमें इकोनॉमिक सर्वे याद हो तो मेंटल मिमिक मैसेजिंग मॉडल्स, ठीक है, ये सब हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं दुनिया भर में। ठीक है, बिल्कुल, फ्रॉम चाइना टू चेन्नई। In 1990s, the quest for strategic autonomy from the US drove India into a political coalition with Russia and China that sought to limit the dangers of the unipolar movement. अब आप समझिए, रशिया was coming out of the USSR, मतलब the collapse era, और collapse era से बाहर आने के बाद में रशिया एक ऐसी जगह पर था जहां पर लीडरशिप बहुत डिसाइसिव नहीं थी, जहां पर रशिया ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि द रशियन मूवमेंट हैज एंडेड, बट कहीं ना कहीं वो इस बात से भी लिमिट था कि वो अकेले, रशिया कैन नॉट टेक ऑन द चाइना, ऑन द यूएसए। तो रशिया टर्न फ्रॉम यूरोप टू एशिया। रशिया डिसाइडेड टू फिट इन दिस लार्जर नरेटिव ऑफ कि हमें वेस्ट को रेजिस्ट करना है, नॉट यूएसए को, हमें वेस्ट को रेजिस्ट करना है। बट वेस्ट वाज ऑटोमेटिकली लेड बाय यूएसए, और वेस्ट को रेजिस्ट कौन करेगा? तो ईस्टर्न सिविलाइजेशनल स्टेट्स करेंगे। तो चाइना को और इंडिया की टीम बना करके रशिया यूएसए के अगेंस्ट खड़ा होने लगा। ठीक है, today the logic of strategic autonomy from China nudges India to look for a strong security partnership with the US, Europe, Japan and Australia। ठीक है, जो भी चाइना के साथ बवाल चल रहा है उसके बाद हमारा क्वाड वाला एंगल मजबूत होना चाहिए। On the economic front, India is exploring various forms of collaboration with a broad group of nations that have a shared interest in developing trustworthy global supply chains that are not totally tied to China। भारत क्या कह रहा है? कह रहा चाइना फ्री माहौल, चाइना फ्री मैन्युफैक्चरिंग, चाइना फ्री ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, और हम क्या करेंगे? हम अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पर दे रहे हैं कि हमारे बनाओ, क्या नहीं बना रहे? अरे बनाओ ना। ठीक है, threats to either territorial integrity or economic prosperity are powerful enough on their own to compel drastic changes in any nation's policy। सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, लिख लीजिए इसको। ठीक है, आप राजा जी की लाइन्स हैं, बिल्कुल एकदम समझ रहे हैं। जो लोग नए नहीं जानते हैं, राजा जी मतलब छोटे भगवान, जो बोले इस तरह के वन लाइनर्स चुपचाप उतार लेना है, अपने आंसर्स में यूज करना है। ठीक है, threats to either territorial integrity or economic prosperity are powerful enough on their own to compel drastic changes in any nation's policy। yes or no? ठीक है, coming together they promise to make strategic autonomy from an assertive China an enduring theme of India's economic and foreign policies in the years ahead। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब आते हैं मुनी साहब पर, a finer balance। सर एक सेकेंड, वो वापस पीछे कर दो, वो लिखा नहीं था वो लाइन। लिख लो भैया। हो गया। चलिए मुनी साहब पर आते हैं।
India is seeking strategic equilibrium, a finer balance. While seeking a new equilibrium with an assertive China, diplomatic adjustments through give and take must also be explored. ठीक है, ये बगल वाले आर्टिकल का थोड़ा सा टोन्ड डाउन एक एंगेजमेंट बताने वाला आर्टिकल है. India is seeking strategic equilibrium with an increasingly aggressive China, as eloquently articulated by EM S. Jaishankar. In making this move public, he is perhaps responding to several Chinese pronouncements asking for cooperation and collaboration with India, despite the ground reality of the former's unilateral assertion. चाइना लगातार यूनिलेटरली आपकी जमीन पर, आपकी चीजों पर दावा कर रहा है, और हम लगातार उससे कह रहे हैं कि ऐसा करो, लखनऊ कानपुर भी ले लो. ठीक है, हमारे यहाँ फेमस है, कहते हैं चाइना की हिम्मत हो एक बार थोड़े दिन के लिए कानपुर को लेके दिखा दे. ठीक है, कम्युनिस्ट वाले कलर में चाइना को ना पोत दे हम लोग, बिल्कुल समझ रहे हैं, एकदम कम्युनिस्ट जो कलर, कम्युनिस्ट का कलर कौन सा होता है? रेड नहीं, उसको केसरिया कहते हैं, मतलब हल्का सा केसरिया और लाल के बीच वाला, एकदम लाल कर देंगे. सड़कों को लाल, मुंह को लाल, टेम्पो लाल, बस लाल है, सब कुछ बिल्कुल लाल है, लाल. ठीक है, लेके देखें थोड़े दिन के लिए, करें तो कोशिश तो करें. In making this move public, he is perhaps, ये हो गया. ठीक है, the foreign minister also seems to be hoping that given its growing hiatus with the US, China would pay attention to India's sensitivities. क्योंकि यूएस से लगातार चाइना का सल्ली मल्ली बढ़ती जा रही है, तो वो कोशिश जो है वो क्या करेंगे कि इंडिया से लगातार उतना दिन तक कन्फ्रंटेशन ना ऑन रहे. Jaishankar's move is to undermine what Prime Minister Narendra Modi has been trying through informal summits held at Wuhan and Mamallapuram, though without much impact. ठीक है, जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो वुहान में जो चाय वाय पिलाई थी और बढ़ गया वो सब हुआ था, ठीक है, उसको थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, या उसको एक वो फीलिंग को जो है वो वापस से वो करने की कोशिश. गाड़ी पलट जाएगी सीसी की यूपी में, चिकनाहट. ठीक है. In seeking equilibrium with China, India has bravely been confronting a face-off in the Himalayas for the past several months. नहीं, गलत, बिल्कुल गलत. चाइना का बस चाइना लद्दाख अगर लेने आ रहा तो ले नहीं लेता है? क्यों सुयोधन? ले लेता ना. हम लोग तो दर्शक हैं, है? हम लोग तो हमारे सैनिक तो वहां खैनी मल रहे हैं, मूंगफली अपना लेके गए वहां खाने के लिए. ठीक है, तो चाइना का अपना जब लद्दाख लेने का मन होगा तो अपना चाइना आएगा, ये लद्दाख दे दो, ये ले जाओ, आप ही तो है, ले लीजिए. मैं तुमसे बोला नहीं गया कि वहां लूडो खेल रहे हैं सैनिक हमारे, हैं? ऐसे लोग होते हैं गुलामी की मानसिकता से वो प्रेरित, जो ये कहते हैं कि चाइना लद्दाख अगर लेने आया होता तो जो है वो लद्दाख ले लेता. मतलब ये डीयू का एक प्रोफेसर कह रहा है. This is the biggest insult to the valor of our armed forces. You should have said that, thank you ma'am for the compliment, this is the greatest compliment you can ever give me. By also adding that, ma'am, we all must have a Chanakyan mindset, because Chanakya is a thinker who has been systematically ignored in this country. IFS officers were not taught about Chanakya, while Chanakya was taught in Europe and USA, and their foreign policy people were reading this. हमसे मिलो तुम, ठीक है. In seeking equilibrium with China, India has
कहे तो मैडम रियलिस्ट तो हम ऐसा है कि अगर मिल जाओ कहीं रास्ते में तो हम आपके साथ रियलिज्म करके दिखाएं। तो सुबह हमने बताया था ना, हल्का से ऐसे करके नाली में गिरा दो। गुड़गांव में तो आजकल वैसे ही जगह जगह नाली है। इन सीकिंग भैया कोई ऐसा तो नहीं जो ईयरफोन ना लगाए हो। भाई ऐसा नहीं, देखो देखो ऐसा नहीं, गलत मत किया करो। ईयरफोन लगा के पढ़ाई किया करो, ठीक है, क्लास में। वरना घर वाले थोड़े दिन बोलेंगे तो मतलब चल क्या रहा है। तो ईयरफोन लगा के पढ़िए। क्या चलिए चलिए। चलो भाई। In seeking equilibrium with China, India has bravely been confronting a face-off in the Himalayas for the past several months. It has been building creative issue-based alliance with the US and Asian majors like Japan, Korea, Vietnam, Indonesia and Australia. इससे अच्छी लाइन इस पूरी दुनिया में लिखी ही नहीं गई, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। ब्रह्मा जी ने लाइन लिखी है, क्या लिखी है? It has been building creative issues based alliances, issue based alliances, यानी कि हमें जापान के साथ में कोई ऐसा इशू दिखा जहां पर हम जापान के साथ कोएलिशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, हमने पकड़ा। जापान की प्रॉब्लम चाइना से थी, चाइना की ट्रेड एक्सपेंशनिज्म, चाइना के मिलिट्री एडवेंचरिज्म। हमारी प्रॉब्लम हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया परेशान है चाइना से, कि लगातार जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाइना घुस रहा है और ऑस्ट्रेलिया के उसमें जो है वो चाइनीज स्पाइस जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। हमने तुरंत ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा। हमने देखा कि यूएसए के और हमारे भी चाइना के अगेंस्ट में सेंटिमेंट बहुत मिलते जुलते हैं, हमने तुरंत यूएसए को पकड़ा। जहां जहां हमारे कुछ कॉमन चीजें हैं, और अभी सारा कॉमन चीज क्या है? एंटी चाइना सेंटिमेंट। It has taken initiatives in the direction of economic decoupling with China in the name of Atmanirbharta. अभी अभी हमने पढ़ा। All this, however, has not taken India very far in terms of making an impact on China. It may take India at least a decade or two to reach an effective Atmanirbharta vis-a-vis China, even if its present pace is significantly enhanced. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमको एक डेकेड लगेगा। However, I do not subscribe to the vision. I think कि we are बहुत तेज, मतलब हमारी पेस इस समय बहुत तेज है। और चाइना पर जो हमारी डिपेंडेंस है सबसे ज्यादा, वो किस मामले में है? वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, ठीक है। बीट योर मोबाइल्स, बीट योर लैपटॉप्स एंड अदर थिंग्स। तो चाइना पर जो हमारी रिलायंस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिलायंस होने के कारण जो है वो हमारा जो पहला वो होना चाहिए वो इसी फील्ड में होना चाहिए। और हमारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी इस फील्ड में बहुत काम कर रही है। और गवर्नमेंट ने भी देखा आपने कि भी जूम वाले को गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, तो उसने तुरंत वीडियो ऐप दे दिया, 1 महीने में वो पब्लिक भी हो जाएगा। तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग, ठीक है। China is not interested in equilibrium with any of its Asian neighbors, least of all with India, क्योंकि चाइना इंडिया को बराबर का प्लेयर ही नहीं समझता। चाइना इंडिया को इंपॉर्टेंट प्लेयर समझता ही नहीं है, अब समझने लगा, अब आंखी कान खुल रहे हैं, ठीक है। Its efforts are clearly to build a hierarchical Asian order with itself at the top. ये भी बहुत तगड़ी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है, लिख लीजिए इसको। Hierarchical Asian order with itself at the top.
हाँ बिल्कुल, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया भाई, ठीक है। Beijing wants India to occupy a slot in such a hierarchy commensurate only with its power status. मतलब बीजिंग क्या कह रहा है, भारत अपनी औकात किस, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी हैं, तुमको तुम्हारी औकात दिखने लगी है ऑलरेडी, राइट, विद इन फ्यू years you would see USA, sorry, China losing steam of economic prowess, or when China loses its economic prowess, then लोग जो हैं चाइना के, they would also stand in rebellion against Chinese government. They would also stand against Chinese government, क्योंकि अभी कम से कम एक जीडीपी का लालच है जिसने उनको बांध करके रखा हुआ है, बट जब झटके लगने चालू होंगे दुनिया भर की मार्केट से, तो औकात में आ जाएंगे, ठीक है। It's acutely conscious of India's economic strength, which is far below its own in terms of GDP and growth trajectory. It knows that India is also far behind on military modernization and overall capabilities. Again, we are catching up very, very fastly. ठीक है? China is ruthlessly resisting India's access to global governance bodies such as UNSC and NSG. चाइना लगातार जो है वो इंडिया का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और एनएसजी वगैरह में जो इंडिया का एक्सेस है उसको रोक रहा है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर to keep India tried at that level, China is objecting to India's growing strategic proximity to the US. It's encircling India strategically and economically through its strategic and economic corridors, BCIM, CPEC, and the Trans-Himalayan Connectivity Network. Again, this is good line. ठीक है? BCIM बांग्लादेश चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें से चाइना इंडिया बाहर भी निकल जाएगा तो भी वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना जो है वो इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है बाय दीज इनिशिएटिव्स। अब इसमें जिन लोगों को ना पता हो वो सीपीईसी और बीसीआईएम इन दोनों के नोट्स बना लेंगे, ठीक है। It is raising issues like Kashmir at the UN and establishing footprints in the Indian Ocean, ठीक है। ये भी आपको बताइए कि कश्मीर को लगातार वो इंटरनेशनलाइज कर रहा है। What then should India do to explore alternatives to equilibrium while continuing to work on its present approach in a quiet and calibrated manner? One step could be to adjust with China, at least tactically, for some time, as China had done with the US in 70s and 80s. एक स्टेप क्या हो सकता है कि हम चाइना के साथ में नाटक करें, वो नाटक जो चाइना यूएसए के साथ करता था, ठीक है। और
एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हम कुछ टाइम तक रख सकते हैं जब तक हम चाइना की स्ट्रेंथ को लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि दैट कैन बैकफायर ऑन अस, ठीक है। क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रायोरिटी for us could be identified to build an approach on. For India, our first priority could be the resolution of border disputes. Past formula from different package deals visually offered and discussed may be invoked with innovative redefinitions wherever necessary and practical. You need to understand that till China does not, there is no government change in China. जब तक चाइना की गवर्नमेंट नहीं बदलती है तब तक चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। क्यों? और तब तक आप चाइना को अपने इकोनॉमिक माइट से ही झुकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये सोचें अगर आपकी चाइना आपको आपकी बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझ जाएंगी चाइना से, तो वो बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि चाइना जिस तरह से पाकिस्तान एंटी इंडिया रेटरिक पर चलता है, उसी तरह से चाइना भी एक्सपेंशनिस्ट रेटरिक पर चलता है, ठीक है। कि हमने ये ओल्ड चाइना बना लिया, हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, ठीक है। सेकेंडली, since China has offered to mediate between India and Pakistan, it should be asked to prevail over Pakistan to resolve the Kashmir issue. आपको लगता है कि ये feasible होगा? चाइना खुद जब पूरा गिलगित बाल्टिस्तान खाने को बैठा है, ठीक है, चाइना खुद पूरा गिलगित बाल्टिस्तान खा करके बैठा है, तो कैसे वो करेगा, ठीक है। फिर here again, various approaches have been tried in the past, ranging from formalizing the LOC as Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, संध्या जी सही कह रही हूँ, ठीक है। थोड़े से मुनी साहब ओल्ड स्कूल वाले हैं, तो कई बार सजेशंस वैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दीज ऑल लिख रहे हैं, ठीक है। दीज ऑल सजेशंस, मतलब दोनों आर्टिकल्स की थीम देखिए अलग अलग है। ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का आर्टिकल है जिसको इम्प्लीमेंट करना आज के हीटेड दौर में मुश्किल है, ठीक है। In return of these takes, what can India offer to China as gives? First, it would offer access to Chinese commercial cargoes to see through the Nathula Pass, not a brand new offer, and join China's BRI on mutually accepted terms. Well. This is interesting. So, offering Nathula to China can make us another Pakistan. Do you understand or not? If you would offer China कि भैया आ जाओ आप नाथुला पास से कलकत्ता पोर्ट चले जाओ, तो वो नाथुला लेगा, सिक्किम लेगा, तवांग वैली लेगा पूरी, और क्या कहेगा? कहेगा ये तो लोअर तिब्बत का हिस्सा है। दैट कैन बी डिजास्टरस, ठीक है। एंड ज्वाइन चाइनाज BRI, ऑब्वियसली इफ यू ज्वाइन BRI व्हिच मींस यू आर सेइंग कि गिलगित बाल्टिस्तान आपका है। Under this, India may actively move on the BCIM as it had already accepted it in principle in 2013, and both Manmohan Singh and PM Modi had promised China that they would study the proposal seriously. Okay? India can also link up its infrastructure projects in Nepal as it is already working on them. This may please Nepal as it has a vision of becoming a bridge between India and China. Okay? Again, Chinese investment models are different. मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि मुनी साहब ने आर्टिकल में ये बातें कैसे लिख दी। दीज आर स्लाइटली, मतलब ये आर्टिकल थोड़ा सा किसी नोवाइस का लग रहा है कि कोई नया नया आदमी लिख रहा है, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट मॉडल अलग है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट मॉडल अलग है। तो ज्वाइंट वेंचर की सिचुएशन इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए, ठीक है।
एक मिनट। ठीक है, this may please neighbor. India may also show its willingness, at least tactically, to join CPEC as both Pakistan and China have asked for, provided, and this is critical, that India is allowed to undertake projects in POK and Balochistan. Surely Pakistan would resist this stoutly, but it should be China's headache to persuade Pakistan. This can be a good offer to lure China. मतलब ये हम करें नहीं, लेकिन हम चाइना से ये बोले कि ठीक है, आप जो है वो, हम आपकी सीपीसी को एक तरीके की लेजिटिमेसी देंगे, लेकिन उस लेजिटिमेसी के बदले में आप पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान तक हमारा एक्सेस इंश्योर करिए और हमें वहां पे प्रोजेक्ट्स लगाने दीजिए। देखो, पीओके की जो जनता है वो ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान है, ठीक है, जो नेटिव्स हैं वहां के। उसके बाद अगर इंडिया वहां प्रोजेक्ट्स लगाना चालू करता है और इंडिया को कुछ वहां डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, तो एक जो सेंटिमेंट बनेगा, देखो वैली में तो ऑलरेडी सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, प्रो इंडिया सेंटिमेंट होता जा रहा है जैसे जैसे डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं। सिमिलरली हम पीओके के भी सेंटिमेंट को चेंज कर सकते हैं, और जो चीज अभी तक पाकिस्तान अपने उसमें यूज करता था कि प्लेबिसाइड कराएंगे और सेक्शन 47 ऑफ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, वो हम बोल सकते हैं आज के 5 साल 10 साल बाद कि आओ बेटा करा लो प्लेबिसाइड। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? क्योंकि पीओके के बॉर्डर्स हैं ओपन पाकिस्तान के लिए, तो इन्फिल्ट्रेशन उसका कम होता नहीं है। ठीक है, डेमोग्राफी वहां की चेंज करता ही रहता है, तो वो एक समस्या। ठीक है, as for China's push into other neighbors is concerned, India still has enough economic presence, goodwill and cultural capital there to play with. यानी कि इंडिया की सॉफ्ट पावर अभी बहुत ज्यादा है। Secondly, India should revisit its Tibet policy, which is co-irritant for China. It should not. It should not. It should not. The day you revisit your Tibet policy, you are failing Tibetans big time. Like you have failed Hong Kong, like you have failed Uyghurs, and if China goes on doing this, you would also fail Tajikistan one day. You would also fail POK one day. Fail POK one day if you are not assertive enough. You need to understand that when someone is so dominating, you cannot be submissive for long. They would snatch everything from you. We have lost our values, our ethos as a civilizational state. And they are claiming to become a civilizational state by saying कि हम तो वो मंचूरियन एम्पायर बना रहे हैं पूरा, चिन डायनेस्टी वाला एम्पायर बना रहे हैं पूरा। And see the guts कि वो ये बोलते हैं कि Han brothers are living peacefully in Xinjiang, काशगर एरिया, उइगुर वाले एरिया में। So that's Han brotherhood कहां से आ रही है? आप समझ रहे हैं, सिविलाइजेशनल स्टेट के उससे आ रही है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए हान जो है, जो नॉर्मल चाइनीज हैं उनकी एथनिसिटी को हान चाइनीज कहते हैं, जो नॉर्मल चाइनीज हैं उनकी एथनिसिटी को हान चाइनीज कहते हैं, और उइगुर मुस्लिम्स चाइना के शिनजियांग काशगर रीजन में रहने वाले मुस्लिम्स हैं जो एक्चुअली मतलब उइगुर एथनिसिटी के हैं और जो तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के पार्ट्स के मतलब में रहते थे। ठीक है, और चाइना उन पर बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी कर रहा है। जो फासिज्म आजकल ये डिजाइनर लोग फासिज्म बोल रहे हैं, एक्चुअल फासिज्म नाजिज्म वाले टर्मिनेशन कैंप्स वहां चल रहे हैं जिनके खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। ठीक है, कोई सरदेसाई या कोई दुनिया कोई ठिकाना। ठीक है, ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। फिर secondly, India should revisit its Tibet policy, which is a core irritant for China. The Tibetan administration has not provided any clear support to India's claims in the Himalayas. भैया कैसे करेगा? अरे करेगा कैसे जब आप उससे एंगेज नहीं करोगे? तो अब आप स्टेटमेंट सुनिए तिब्बत वालों के।
अभी तक तो आप तिब्बत को खुद एक्नॉलेज ही नहीं करते, तो कहां से तिब्बत सपोर्ट कर दे? गजब कर रहे हो भाई जी। The US folded up the Khampa rebellion in Tibet, based out of Nepal, in the wake of working out the 1974 peace with China at the latter's behest. India can politely explore the possibility of relocating the Tibet political administration to a suitable location in Europe, Australia, New Zealand, or the US. Do you understand how detrimental this can be? We would lose Ladakh, nearly lose Ladakh. Do you understand this suggestion? It is, I have huge respect for Muni Saab, but this will backfire. कोई और होता तो मैं बोल देता कि stupid है, but because Muni Saab बहुत अच्छे आदमी है, this can backfire. You would lose Ladakh. You would lose Buddhist people of Ladakh, जिनके लिए दलाई लामा बहुत बड़ी चीज है, जिनका रेजिस्टेंस की ताकत लामा से आती है, जिनके लिए भारत का झंडा लेने की ताकत, उनके अंदर का जो सेल्फ बिलीफ है वो लामा कल्चर से आता है। और अगर आप उसको यहाँ से रिलोकेट करेंगे और वो कहीं इतने सेफ नहीं रहेंगे। बात समझ आ रही है? It is possible that give and take may not be acceptable to China. अरे सजेशन दे रहे हैं थोड़ा, उनका ये वो है, टैक्टिकली उन्होंने कहा है कुछ दिन के लिए, ठीक है। But what is the harm in thinking deeply on its various parameters and sounding out the Chinese? Even if it does not work out as planned, India would have made a bold diplomatic initiative and a huge tactical move towards thinking through out-of-the-box solutions and displaying that it can undertake risks to pursue its long-term national interests, as is being repeatedly asserted by Jaishankar and the Modi brand of foreign policy. ठीक है, तो that is the article. ठीक है, ये दो आर्टिकल्स थे जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था। राजा साहब वाले आर्टिकल की आप समरी बना करके मुझे कल दिखाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत